नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए मेरे यानी सरोज गिरी गोस्वामी द्वारा लिखी कहानी मिट्टी की गाड़ी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी मिट्टी की गाड़ी। जिला कलेक्टर अवधेश को नीली बत्ती लगी कार दनदनाती हुई अपने गंतव्य स्थान की तरफ लगभग उड़ती सी जा रही थी। गाड़ी खुद अवधेश ही चला रहे थे। दरअसल उनके ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी न चलाने देने की भरसक चेष्टा की थी, लेकिन अवधेश ने उसकी एक न सुनी थी। हार कर ड्राइवर को चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठना पड़ा था। उनके अंगरक्षक भी पिछली सीट पर चौकन्ने होकर दम साधे बैठे थे। अवधेश का बस चलता तो वे अपने साथ न ड्राइवर लाते और न ही अंगरक्षकों को साथ लेते। वे अकेले ही अपने सफर पर निकल पड़ते, लेकिन यहाँ कानून ने उनके हाथ बांध दिए थे और वे मन मार कर ही अपने काफिले के साथ निकले थे। अवधेश को गाड़ी चलाते चलाते लगभग 4 घंटे बीत गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान न था। सफर के साथ गंतव्य स्थान पर जाने की खुशी से उनकी आंखों में चमक थी। चेहरे पर केवल बालपन जैसी निश्चल मीठी सी मुस्कान थी। उनके अंग अंग में खुशी तिरक रही थी। उनका बस चलता तो आज वे पंख पसारे खुले आसमान में उड़ते और अपने गंतव्य स्थान की ओर उड़ जाते, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे आजाद पंछी नहीं थे, वे केवल मनुष्य मात्र थे। जिला कलेक्टर अवधेश गिरी अभी 2 साल पहले ही जिला कलेक्टर बनकर हरपतगंज में आए थे। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी विशाखा सुंदर, सुशील और मृदुभाषी थी। उन्हें हरपतगंज में ही सरकारी आवास मिला हुआ था। माता पिता का देहांत 4-5 साल पहले ही हो गया था और उनका पैतृक घर चिरौला गांव में पड़ता था। वहां उनके ताऊजी लखपत गिरी रहते थे और आज वे चिरौला गांव ही दौरे पर जा रहे थे। वहां के सरकारी स्कूल का उन्हें उद्घाटन करना था। अवधेश इसी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और आज वही स्कूल 10वीं तक यानी हाई स्कूल बन गया था। इसी का उद्घाटन उन्हें करना था। अपना गांव देखने को जहां अवधेश का बचपन बीता था, वो घर का आंगन देखने का मन ही अवधेश को प्रफुल्लित कर रहा था। खेत खलिहान, बाग बगीचे, वो गांव की चौपाल, वो लाला लालमन की छोटी सी दुकान जहां से अवधेश माँ के लिए सौदा लाया करते थे, वो सभी कुछ देखने का मन उनका था। इसी कारण वे बड़ी ही फुर्ती और सावधानी से गाड़ी दौड़ा रहे थे और सभी दोबारा अपनी आंखों से देखने का सपना पाल रहे थे। वे 5वीं पास करते ही अपने मामा के यहाँ शहर पढ़ने चले गए थे। तब से 2-4 बार ही उनका गांव आना हुआ था। शाम को लगभग 5 बजे उनकी गाड़ी उनके ताऊजी के घर के सामने जाकर रुकी थी। गर्मी के दिन थे, सो अभी अंधेरा न हुआ था। अपने घर के आगे कार रुकी देख उनके ताऊजी घबरा गए थे और जब कार में से 2 बंदूकधारी निकले तो ताऊजी का कलेजा कांप गया था। वे लाठी टेकते लगभग दौड़ते से बाहर आए। तब अवधेश भी बाहर निकलता आए थे। जब ताऊजी ने अपने भतीजे को गाड़ी से उतरते देखा तो खुशी के मारे उनकी आंखें छलछला आईं और वे आंसू पोंछते हुए बोले, अरे औवा, अरे देख तो अपना औवा आया है। वे बचपन से ही अवधेश को औवा कहकर बुलाते थे। तब तक उनकी आवाज सुनकर ताई भी बाहर आई और अपना चश्मा साफ कर नाक पर रखते हुए बोली, ए जी का लल्ला अब भी औवा ही कहोगे उसे? बेटा कितना बड़ा अफसर हो गया है। वो क्या कहते हैं, कलेक्टर। अब तो उसे नाम से बुलाया करो। तब तक अवधेश ताऊजी के चरण स्पर्श कर ताई जी की तरफ झुके तो ताई ने उन्हें पांव छूने से पहले ही
अपने अंक में भर लिया और लगी प्रेम आंसू छलकाने और बोली, मेरा लल्ला, मेरा औवा कितना बड़ा हो गया। क्यों रे, अपनी ताई को बिल्कुल ही भूल गया। न कोई चिट्ठी भेजी, न खबर भेजी, निर्मोही हो गया रे तू तो। कहकर ताई ने उनका माथा चूम लिया। तब तक ताऊ ने खाटें बिछवा दी और बोले, क्यों औवा, क्या ताई मुझसे तो क्यों औवा कि ताई मुझसे तो कहती थी बेटा को औवा ना कहो, और तुम भी तो उसे औवा कहकर बुलाती हो। कहकर ताऊ हो होकर हंसने लगे। बेटा तुम सब बैठो, मैं भीतर जाकर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करवाती हूँ। तू बैठ, तेरी भाभी तो अपने पीहर गई है, जल्दी ही तू चाचा बन जाएगा। तेरे आने का पता होता तो कुछ दिन और रोक लेती। देखती हूँ पड़ोस की लच्छों को बुला लाती हूँ, आकर रसोई में मेरी मदद कर देगी। कहकर ताई एक और को जाने लगी तो अवधेश बोला, ताई रुको, लच्छों को मैं बुला दूंगा और काका से भी मिल लूंगा। कई सालों से काका से भी नहीं मिला। काका से कहाँ से मिलेगा रे पगले, उनको गुजरे तो साल भर हो गया है। तू बैठ जा, मैं अभी लच्छों को बुला लाती हूँ। हाँ, अपनी काकी से मिलना हो तो सवेरे चले जाना, अभी तो तू रहेगा ना 2-4 दिन। कहकर ताई एक और चल दी। तब तक ताऊ जी ने खाटों पर दरियां बिछवा दी और कुएं से ताजा पानी भरकर बाल्टी रखवा दी और बोले, लल्ला तुम हाथ मुंह धो लो और सब भी हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो। सफर से थक गए होगे, मैं अभी पीने को ताजा पानी लेकर आता हूँ। कहकर ताऊ फिर कुएं के पास चले गए। काका अब नहीं रहे, यही बात अवधेश का दिमाग मथ रही थी। काका कैसे चल बसे, क्या हुआ होगा काका को, वे तो भले चंगे लगते थे। काका के जाने के बाद काकी और लच्छो कैसे रहे होंगे, उनकी गुजर बसर कैसे होती होगी, यही सोचकर वह थोड़ा परेशान सा था। अभी वह ये सोच ही रहा था कि दालान से किसी के कदमों की आहट हुई। वह चौंक कर खाट से उठ गया। तभी उसने देखा कि लच्छो धीरे धीरे ताई के पीछे पीछे चली आ रही है। वह अपने आप को ताई के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। शायद वह अवधेश के सामने आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी चोर निगाहें अवधेश को ढूंढ भी रही थी और उससे नजरें जैसे ही अवधेश से मिली, वह सक पकाकर और भी ताई के पीछे सिमट गई और ताई को तेज चलने के लिए पीछे से धकियाने लगी थी और ताई उसके धकियाने से मुस्कुराते हुए बोली थी, ए बिटिया, चल तो रही हूँ, फिर धकियाती क्यों है? इतनी ही जल्दी है तो आगे निकल जा। क्यों, क्या लल्ला से शर्माती है? बचपन में तो खूब खेलती थी इसके साथ। कहकर ताई पोपले मुंह से फिसकी हंसी हंस दी। अवधेश ने देखा लच्छो बिल्कुल बदल सी गई है। चेहरा पीला और बीमार सा है, आंखों में वीरानी सी छाई है। वो शोक, चंचल, शरारती आंखें कहाँ गईं? क्या काका के चले जाने से थोड़ा उदास है या कोई और कारण है इसकी वीरानी का? वह सब लच्छो से पूछना चाहता था, लेकिन अवधेश की जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। सारे सवाल अंदर ही अंदर कहीं खो से गए। प्रत्यक्ष में वह केवल इतना ही कह पाया कि लच्छो कैसी हो? वहाँ ताई जी के पीछे क्यों छिपी जाती हो? काकी तो ठीक है ना? हाँ, कहकर लच्छो ताई के पीछे पीछे भीतर चली गई और पीछे छोड़ गई अवधेश को सवालों के भंवर में उलझने के लिए। रात को सबका खाना खिलाकर और रात का सब काम निपटाते निपटाते रात के 9 बज गए। सब काम खत्म कर लच्छो ताई से बोली, ताई रात का काम तो निपट ही गया, अब मैं घर चली जाती हूँ, माँ भी इंतजार कर रही होंगी। कहकर लच्छो हाथ पोंछती हुई उठी तो ताई उसके नजदीक आकर बोली, लच्छो बेटा,
इतनी रात को घर कैसे जाएगी अकेली? देख तो पूरी गली सूनी पड़ी है, आज यहीं रुक जा बेटी। ना ताई, मैं रुकूंगी नहीं, माँ पूरी रात परेशान होंगी, मैं सुबह जल्दी ही चली आऊंगी, अब मैं जाती हूँ। ना, तू इतनी रात को अकेली नहीं जाएगी, क्या करूँ, तेरे ताऊ को और मुझे रात में कम दिखाई देता है। इस बुढ़ापे ने आंखों ने भी साथ छोड़ दिया, नहीं तो मैं ही तुझे घर तक पहुंचा आती। अब किसे भेजूं तेरे साथ? ताई जी, मैं छोड़ आता हूँ लच्छो को। अवधेश अंदर रसोई में कदम रखते हुए बोला। वह पानी लेने रसोई में आया था। जा लल्ला, छोड़ा, पर जल्दी ही आना, कभी काकी से बतियाने न बैठ जाना, सुबह फुर्सत से उनसे मिल लेना। हाँ ताई जी, मैं इसे दरवाजे पर ही छोड़ आऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। चल लच्छो। ताई जी, जरा टॉर्च देना, बाहर बहुत अंधेरा है। हाँ लल्ला, रात है, जरा संभल कर जाना, मैं अभी टॉर्च लाती हूँ, कहकर ताई कमरे में चली गई। सचमुच यहाँ तो रातों में बहुत अंधेरा रहता है लच्छो, तुम रात में कहीं कैसे आती जाती हो? अवधेश तंग गलियों से गुजरता हुआ बोला। आज अमावस्या की रात है ना, इसीलिए ज्यादा अंधेरा है, वरना चांदनी रातों में कोई परेशानी नहीं होती। लच्छो उसके पीछे पीछे चलती हुई बोली। फिर दोनों ने चुप्पी साध ली तो सन्नाटा और भी गहरा हो गया। कभी किसी चमगादड़ की आवाज से या गली में कुत्ते भौंकने से सन्नाटा टूटता था। वैसे अवधेश का मन तो कर रहा था कि वह लच्छों से ढेरों सवाल पूछ डाले कि अब वह कैसी है, आजकल क्या कर रही है, उसे याद भी करती है कि नहीं, अब तक शादी क्यों नहीं की। लेकिन वह चाहकर भी कोई सवाल पूछ न सका, बस मूर्तिवत चुपचाप चलता रहा। उधर लच्छो के मन में भी उथल पुथल मची थी। वह भी जानना चाहती थी कि अवधेश कैसा है, उसकी पत्नी कैसी है, उसका दाम्पत्य जीवन कैसा है, वह कभी भूले से उसे याद भी करता है या नहीं। यही सब सवाल लच्छो के दिमाग में भी घूम रहे थे, लेकिन संकोचवश वह भी पूछ नहीं पा रही थी। दोनों की खामोशी में ही लच्छो का घर आ गया। तब तक वह दरवाजे पर रुक कर बोली, लो अब्बू, मेरा घर तो आ गया। फिर खुद ही जैसे भूल सुधारते हुए बोली, मेरा मतलब आप जाओ, अब मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे अब्बू ही कहो, औरों के लिए मैं बाबू अफसर हूँ, मगर अपनों के लिए और खासकर तुम्हारे लिए तो मैं अब्बू ही हूँ, कहकर अवधेश मुस्कुराने लगा। लच्छो के जी में तो आया कि कह दे, क्या अपने ऐसे ही होते हैं, न कभी चिट्ठी न पत्री ही भेजी, न कभी सुध ली कि लच्छो जीती है या मर खप गई। शहर में जाकर शादी भी कर ली, कभी झूठे हाथ खबर भी न भेजी, अपनी राजी खुशी की, और दम भरते हैं कि ये हमारे अपने हैं। ये खूब कही, सोचकर लच्छो तनिक मुस्कुरा दी, फिर अपने को संयत कर बोली, अभी रुकोगी ना 2-4 दिन? हाँ, कल रुकूंगा, परसों सुबह ही चला जाऊंगा। इतनी जल्दी ही जाना था तो आए ही क्यों थे? खाली दहलीज छूने आए थे क्या? इतना लाव लश्कर के साथ कहाँ और कैसे रुक पाऊंगा? कल प्रातः ही स्कूल का उद्घाटन कर शाम तक रुकूंगा और सुबह अंधेरे ही निकल जाऊंगा। शाम को खाली हो तो पास के गांव बजरा में मेला लगा है, घूम आना। तुम चलोगी तो जरूर चलूंगा मेला देखने। मैं तो ना जाऊंगी, तुम ही चले जाना अपने लाव लश्कर के साथ मेला घूमने। सुना है इस बार छोटा सर्कस भी आया है मेले में। लच्छो बोली, तुम ना जाओगी तो मैं भी ना जाऊंगा, मैं अकेला मेले में क्या करूंगा? अवधेश बोला, पर मैं तो ना जाऊंगी, मगर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें गाड़ी में भी तो घुमाना है, कहो चलोगी ना? नारायण काका के आम के बगीचे में मैं गाड़ी लेकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, अवधेश बोला। अवधेश मुड़ने लगा, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। अवधेश ने पलटकर देखा तो काकी बाहर निकल आई और बोली, लल्ला यहाँ तक आए और भीतर तक नहीं आते हो, द्वारे पर से लौटे जाते हो, आ जाओ भीतर, तू भी निरी मूर्ख ही रहेगी,
अरे लल्ला दुआरे पर से लौटे जाते हैं, तू भीतर क्यों ना लेवा लाई पगली। अब लच्छो कुछ बोलती इससे पहले ही अवधेश ने काकी के पैर छुए और बोला, काकी मुझे लगा तुम सो गई होंगी, सो तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा, और अब रात भी काफी हो गई है, आप सो जाओ, मैं सुबह आकर आपसे मिलूंगा। कहकर अवधेश टॉर्च जलाकर वापिस जाने लगा और लच्छो व काकी दरवाजे के अंदर चले गए। उद्घाटन का काम समय पर हो गया था। गांव वाले खुश थे क्योंकि उनको बच्चों से दूर न होना पड़ेगा। अभी लड़की व लड़के हाई स्कूल तो अपने गांव में ही कर लेंगे और सरकारी स्कूल होने में के कारण फीस जुटाने की चिंता से भी निजात मिल जाएगी। अवधेश भी अपना स्कूल देखकर काफी खुश था। हालांकि स्कूल की जमीन वही थी पर इमारत नई थी, ठीक उन्हीं की तरह। अंदर से वे अब भी गरीब किसान के बेटे थे और ऊपर से जिला कलेक्टर का चोगा पहन लिया था। खाना खाते पीते शाम के 4 बज गए थे। अवधेश ने तनिक विश्राम कर मेला जाने का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले उन्होंने ताई जी और ताऊ जी को मेला चलने को कहा, तो बुढ़ापे के कारण दोनों ने ही असमर्थता जाहिर कर दी। तो अवधेश ने लच्छो से मेला चलने को कहा, तो भी वह भी टाल मटोल करने लगी। तो ताई बोली, ए बिटिया चली क्यों नहीं जाती, जा हुआ मेला, तेरी अम्मा से मैं कह दूंगी, जा चली जा, मेले की रौनक देखा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई, अब जब मैं तेरी उम्र की थी तब कहीं का भी मेला हो मैं और तेरे ताऊ कभी नहीं छोड़ते थे, खूब सैर सपाटा करते थे, औवा ले जा इसे भी। कह तो रहा हूँ, चल लच्छो जल्दी ही लौट आएंगे, बचपन में तो खूब जाती थी मेले में और जिद करके ऊंचे वाले झूले पर बैठती थी, और अब कह रहा हूँ तो मना करती है। अवधेश तनिक मुस्कुराते हुए बोला। तो लच्छो तनिक सोचते हुए बोली, अच्छा चलो, पर जल्दी ही चले आएंगे, देर हो गई तो माँ खूब डांट पिलाएंगी। कहकर लच्छो दुपट्टा समेटने लगी। तो ताई ने अपने बक्से से मुड़ा तोड़ा 10 का नोट निकालकर लच्छो की तरफ बढ़ा दिया और बोली, ए लच्छो ये कुछ पैसे रख ले बिटिया, कोई चीज पसंद आ जाए तो मन न मारना, फौरन ले लेना, मैं जानती हूँ कोई चीज तुझे चाहिए भी होगी तो भी मुंह से ना मांगेगी, मन की मन में ही रखेगी, इसी संकोची स्वभाव के कारण ही तो आज तू। ताई अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही लच्छो ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और आंखों में कुछ समझाया। तो ताई झट से समझ गई, लेकिन उनकी आंखों की कोरें गीली हो गई थी। आज मेले में बहुत भीड़ थी, लगता था आसपास के पूरे गांवों के लोग मेले में आ जुटे हैं। सभी सुंदर साफ सुथरे परिधानों से सजी औरतें, आदमी और नन्हे मुन्ने बच्चे। औरतें बच्चों का हाथ पकड़े थी तो आदमी अपनी औरतों का हाथ कसकर पकड़े थे। भीड़ भड़क्का धक्का मुक्की इतनी कि यदि हाथ ना पकड़ा हो तो औरत बच्चे कहीं के कहीं पहुंच जाएं। दुकानें भी खूब सजी थी, कहीं चाट पकौड़े तो कहीं मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, कहीं देशी घी की जलेबी छन रही थी तो कहीं ताजे दही की लस्सी, तो कहीं मलाईदार कुल्हड़ का दूध। मेले के बीचों बीच बिसात खाने की दुकानें थीं, जिन पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, बिछुआ, पायल मिल रही थीं, तो कहीं महिलाओं व पुरुषों तथा बच्चों के कपड़े थे, कहीं दिन भर की जरूरत की चीजें मिल रही थी तो कहीं सर्कस के जोकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लच्छो मेले की रंगीली को अपलक निहार रही थी और सोच रही थी कि अब तो यह मेला मीलों में फैला है। जब वह बचपन में 2-4 बार अवधेश के साथ आई थी, अवधेश के बापू जब भी मेला देखने आते तो अपनी पत्नी के साथ अवधेश और लच्छो को भी साथ लाते थे। फिर वे दोनों थक कर बैठ जाते थे, लेकिन अवधेश और लच्छो के तो पैरों में मानो पहिए लग जाते थे। वे मेले का कई चक्कर लगाते थे, फिर भी वे थकते नहीं थे। भीड़ देखकर अवधेश ने लच्छो का हाथ थामना चाहा तो वह असमंजस में पड़ गई।
तो अवधेश फौरन भाप गया और बोला, लच्छो हाथ पकड़ने दो, अगर तुम मेले में खो गई तो काकी को उनकी बेटी कहाँ से लौटाऊंगा? इतनी बड़ी, इतनी सुंदर और सुशील बोलो, कहाँ से लौटाऊंगा? कहकर अवधेश हंस पड़ा।